Namaskar friends, and welcome to the press briefing by the Health Ministry on COVID and vaccines related issues. To brief us more on the latest, we have with us today Dr. V.K. Paul ji from Niti Aayog, Joint Secretary Ministry of Health Shri Love Agarwal ji. First there will be a presentation by Shri Love Agarwal ji, followed by remarks by Dr. V.K. Paul ji. After that we will take a few questions. Over to Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं, जैसे इस विषय में पहले भी हमने इस मंच पर बात की है, कि 7 मई के समय पर देश में काफ़ी अधिक संख्या में केसेस नोट किए गए थे। ऑन ए डेली बेसिस 4,14,000 के करीब केसेस देश में उस समय रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद से कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑन कंटेनमेंट, हम पा रहे हैं कि वह फिगर घटते घटते अब अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा लें तो पाते हैं कि मात्र 37,566 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं और ये कंटिन्यू डिक्लाइन बना हुआ है। यानी कि जो रिपोर्टेड पीक थी देश में, उससे 91% केसेस में हमने डिक्लाइन नोट किया है। पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यूड बेसिस पर देश में जो केसेस है उसमें कमी नोट की जा रही है। जहां एक स्थाई पर 5 से 11 मई वाले हफ्ते में 3,87,000 एवरेज केसेस देश में डेली रिपोर्ट हो रहे थे, वह अब घटते घटते 48,434 केसेस हो चुकी है। अगर हम देखें कि पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में इस हफ्ते कितना डिक्रीज़ हुआ है, तो उसमें भी यह डिक्रीज़ की एक औसत परसेंटेज बनी हुई है और हमने पिछले एक हफ्ते में 17% डिक्रीज़ इन एवरेज डेली न्यू केसेस रिपोर्टेड देखा है। इसी के साथ ही वह डिस्ट्रिक्ट्स जो कि हाई नंबर ऑफ केसेस यानी कि 100 से अधिक केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट कर रहे थे, जहां 4 मई वाले हफ्ते में वह से डिस्ट्रिक्ट 531 थे देश में। इसी तरह से 2 जून को वह नंबर घटकर 262 जिले रह गया और अब इस नंबर में फर्दर कमी नोट की जा रही है और 111 जिले ही ऐसे हैं जहां पर डेली 100 केसेस से अधिक केसेस नोट किए जा रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें कि 4 मई से लेकर 27 जून तक के हफ्ते में ऐसे 420 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में जहां पर कि एक ड्रास्टिक, एक फर्दर नोटिसेबल रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड नोट किया गया है। एक स्थाई पर देश में जो केसेस आ रहे हैं उसमें कमी नोट की जा रही है। दूसरे स्थाई पर हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी और हमारे फील्ड फंक्शनरीज के कोऑर्डिनेशन का एफर्ट के रूप में हम देख रहे हैं कि देश की रिकवरी परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है। जहां 3 मई के समय पर देश में ओवरऑल रिकवरी परसेंटेज 81.8% थी, 20 जून को वह 96.3% थी और नेक्स्ट 9 डेज में भी हमने उसमें बढ़ोतरी नोट की है और अब वह बढ़ते बढ़ते 96.9% हो चुकी है। हम यही स्टेट्स के साथ मिलकर एफर्ट करते हैं कि हमारा फोकस क्लिनिकल मैनेजमेंट और सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन पर बना रहे ताकि इस रिकवरी परसेंटेज को हम और बढ़ा सकें। साथ ही एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो हमारे हॉस्पिटल्स में या हमारे होम आइसोलेशन में गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं, उसमें भी एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस हम लोगों ने नोट की है। अगर आप देखें, जहां एक स्थाई पर 10 मई को देश में 37 लाख से अधिक एक्टिव केसेस थे, वह अब घटकर 5.5 लाख के करीब एक्टिव केसेस रह गए हैं। जिसका मतलब है कि लेसर नंबर ऑफ एक्टिव केसेस मीन्स लेसर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एज वेल एज to that extent lesser strain on the health system for quality management of these cases। और अब हम देखें तो देश में 31.9 लाख के करीब जो एक्टिव केसेस थे उसमें 10 मई के समय से अब तक कमी नोट की गई है। इसी के साथ ही हमने इससे पहले भी इस पर चर्चा की है कि टाइमली टेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू आइडेंटिफाई केसेस अर्ली। जब हमने देश में केसेस में एक बढ़ोतरी का सिलसिला नोट किया, उसी के साथ ही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के साथ चर्चा करते हुए देश में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई। जहां हम 7.5 लाख टेस्ट ऑन एन एवरेज डेली मार्च के समय पर कर रहे थे, पीक के समय पर हमने 21 लाख टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस किए और अब जब देश में 91% हमारे जो डेली केस रिपोर्ट है पीक से कमी नोट हुई है, तो भी देश में 18 लाख औसतन डेली टेस्ट किए जा रहे हैं। एफर्ट यही है कि अर्ली टेस्टिंग के द्वारा हम टाइमली केस को आइडेंटिफाई कर सकें और इन एफर्ट्स का अर्ली डिटेक्शन का जो हमें सपोर्ट मिला है वह था जो एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन सेकेंड वेव के पीक के समय पर नोट किया गया,
जो बढ़ते बढ़ते 21.3% हो गया था, अब उसमें 85% डिक्रीज नोट किया जा रहा है और ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 3.2% इज द केस पॉजिटिविटी इन द लास्ट 1 वीक। इसी के साथ ही देश में कंटिन्यूड एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन पर जो प्रयत्न किए गए हैं उसमें मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि अब हमने 33 करोड़ का आंकड़ा भी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डोजेज आज दोपहर 3 बजे के समय पर जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको क्रॉस कर लिया है। इसमें आप देखें पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज उनको 19.57 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर, पीपल अबव 18 टू 44 ईयर्स ऑल्सो जिनको 9.1 करोड़ डोजेज फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाकर दी जा चुकी हैं। देश में अब तक टोटल फर्स्ट डोजेज की कवरेज 27.27 करोड़ है और सेकेंड डोज में भी 5.84 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। यहाँ मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, फील्ड स्थाई के जितने हमारे फंक्शनरीज हैं उनके सपोर्ट से हर तरह से कोऑर्डिनेशन करते हुए अगर हम देखें तो जनवरी में औसतन हमने 2.35 लाख डोजेज पर डे कवर की। फरवरी के माह में वह बढ़ते बढ़ते 3.77 लाख डोजेज बढ़ चुकी थी। मार्च में 16.39% लाख डोजेज पर डे और अप्रैल में वह बढ़ते बढ़ते 29 अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख डोजेज पर डे के औसतन तरीके से हम लोग वैक्सीनेशन करते आ रहे थे। मई में हमने देखा कि उसमें कुछ डिक्रीज नोट किया गया है 19.69 लाख डोजेज पर डे, लेकिन कंटिन्यूड एफर्ट्स इन कोऑर्डिनेशन स्टेट अब हम देखें तो 28 मार्च और जून तक पिछले इस जून के महीने में औसतन 40 लाख से अधिक डोजेज प्रतिरोध देश में दी जा रही हैं। इसके एफर्ट्स के रूप में आप देखना चाहें तो देखेंगे कि अप्रैल के माह में टोटल वैक्सीनेशन जो हुआ डोजेज जो दी गई वह थी 8.99 करोड़ डोजेज, मई में 6.1 करोड़ डोजेज और जून में अब तक 10.75 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। अगर जब हमने नई पॉलिसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार जिसमें कि 75% डोजेज स्टेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्री दी जाती हैं उसके समय से नोट करें तो हम देखते हैं कि औसतन 57.68 लाख डोजेज हम डेली देश में प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसी तरह से एक चर्चा हम सब के बीच में इससे पहले भी हुई है कि रूरल और अर्बन डिवाइड तो नहीं है, उस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। अगर हम देखें कि रूरल प्रांत में जो हमारे सेंटर्स हैं वर्सेस अर्बन प्रांत में जो हमारे सेंटर्स हैं और माने कि उन सेंटर्स में रूरल और अर्बन पॉपुलेशन आती है तो हम देखें कि हमारी रूरल की कवरेज 9.72 करोड़ डोजेज है 1 मई टू 24 जून, जो यानी कि 56% है, और अर्बन की 7.68 करोड़ डोजेज है जो कि 44% है। तो यहाँ हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे रूरल प्रांत में हमारी ये डोजेज हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है उसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि हमारी काफ़ी देश की जनसंख्या ग्रामीण प्रांतों में रहती है, हम उनको भी उसी सुचारू रूप से कवर करना चाहते हैं। एक और विषय कई बार चर्चा में आता है कि महिलाओं वर्सेस मेल वर्सेस फीमेल में वैक्सीनेशन का क्या औसत है, तो हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर हम अपना डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि एक स्थाई पर 14.99 करोड़ डोजेज महिलाओं को दी गई हैं और मेल लेवल पर 17.48 करोड़ डोजेज अराउंड 54% डोजेज दी गई हैं। इसी के साथ ही क्योंकि हम अदर जेंडर को भी कैटेगराइज करके वह वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करते हैं तो करीब 54,000 के करीब डोजेज अदर जेंडर को भी इस समय में दी गई हैं। मुख्यतः अगर हम देखें कि हमारे देश की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो कि 18 साल से अधिक की है, जो कि हमारा प्रायोरिटी एज ग्रुप है, वह अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन अगर हम 94.4 करोड़ माने तो हम देखते हैं कि 18 से 44 वाले एज ग्रुप में अब तक टोटल 59.7 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जो कि साथ में हमारे सामने जो डेटा बताता है कि हमने 15% जो इस एज ग्रुप के लोगों उसको फर्स्ट डोज से कवर किया है। इसी तरह से 45 टू 59 ईयर्स के एज ग्रुप में 42% पीपल विद इन दिस एज ग्रुप हैज़ बीन कवर्ड विद फर्स्ट डोज। 60 साल से अधिक के एज ग्रुप को अगर देखें तो 49% पीपल हैव बीन कवर्ड विद सेकेंड डोज, फर्स्ट डोज। इसी तरीके से अगर हम फर्दर एनालाइज करें तो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो एफर्ट किए गए हैं फील्ड स्थाई पर और पूरे जो वैल्यू एडेड चेन जो हमारा एंड टू एंड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्यक्रम है
उसके तहत अगर हम देखें तो जहां यूनाइटेड किंगडम में स्टार्टिंग ऑफ वैक्सीनेशन वाज डन ऑन 8 दिसंबर, इसी तरह से और जो डेवलप्ड देश हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जिसमें 14 दिसंबर को शुरू हुआ, इटली में 27 दिसंबर को शुरू हुआ, जर्मनी और फ्रांस में 27 दिसंबर को शुरू हुआ वह कार्यक्रम, और इंडिया में हमने अपने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए 16 जनवरी को जब यह कार्यक्रम शुरू किया, तो आज हम देखते हैं कि जहां यूनाइटेड किंगडम में टोटल डोजेज एज पर द अवेलेबल डेटा इज अराउंड 7.7 करोड़, उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में जहां 32.44 करोड़ डोजेज दी गई हैं, इटली में अराउंड 5 करोड़, जर्मनी में अराउंड 7.2 करोड़ और फ्रांस में अराउंड 5.25 करोड़। और उसके कंपैरिजन में हम देखें कि चाहे हमने थोड़े से लिमिटेड डिले के साथ भी शुरू किया, आज हम देखते हैं कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स को भी सरपास करके 33 करोड़ से अधिक डोजेज इस देश में अपने नागरिकों को प्रोवाइड की हैं। इसी के साथ ही अगर आप देखें कि किस तरीके से एफर्ट्स किए गए, तो हम देखेंगे कि हमने 30 करोड़ का जो बेंचमार्क था, अगर जो अवेलेबल डेटा कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 174 दिन लिए, इंडिया ने उसी 30 करोड़ बेंचमार्क को 159 डेज में कवर किया। इसी के साथ ही 31 करोड़ का बेंचमार्क जहां यूनाइटेड स्टेट्स में 183 डेज लगे, इंडिया ने उसको केवल 2 दिन बाद ही यानी कि 161 डेज में पूरा किया। इसी के साथ ही आज हम 32 करोड़ का अगर बेंचमार्क की बात करते हैं, तो जहां यूनाइटेड स्टेट्स को 193 डेज लगे और आज हमने उसको 163 दिनों में पूरा किया। यहाँ मुख्यतः यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का जो एक कार्यक्रम है, इसके लिए बहुत सारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। एक स्थाई पर रिसर्च द्वारा वैक्सीनेशन डोजेस को बनवाना, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा जिसमें क्वालिटी पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाए, उसको बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग होना, टेस्टिंग होने के बाद पूरे देश में हर प्रांत में, हर जिले में, हर रूरल एरिया, इवन ट्राइबल एरिया में उन वैक्सीन्स को समय के साथ पहुंचाना, पहुंचाते समय कोल्ड चेन का मेंटेनेंस, उसके साथ ही हमें पूरे प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर जो कि ये वैक्सीन लोगों को लगाएंगे, साथ में एडवर्स इवेंट की मॉनिटरिंग के पूरे प्रोसेसेस, और उसी के साथ ही लाभार्थी का चयन, लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसको इन्फॉर्म करना कि आपको इस वैक्सीन सेंटर में इस समय आना है और साथ में आपको सेकेंड डोज इस दिन ड्यू होगी, क्या आपको ये इंटीमेशन देना। यह सारा कार्यक्रम, पूरा प्रोग्राम मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट गिवन बाय आवर फील्ड फंक्शनरीज वी वुड लाइक टू सबमिट कि हमने इसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। आज हम यह कह सकते हैं कि हमने 33 करोड़ का बेंचमार्क भी क्रॉस किया। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हमने पिछले 8 दिनों में 4.61 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर की। यह नंबर वह नंबर है जो कि अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो दूसरे देशों की पॉपुलेशन से भी अधिक है। इराक, कनाडा, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, अगर हम ऐसे ही और अधिक देशों की पॉपुलेशन से इससे कंपैरिजन करें तो देश में बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बाय ऑल स्टेक होल्डर्स एंड सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी हम लोग 4.61 करोड़ डोजेज पिछले 8 दिनों में दे पाए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि एक दिन में हम कितनी औसतन डोज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यह नंबर भी कई देशों की पॉपुलेशन से अधिक है। उदाहरण के रूप में फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, न्यूजीलैंड हो और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां की पॉपुलेशन से अधिक हमारे देश में आज कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के द्वारा हम फर्स्ट डोज सिंगल डे में इतनी डोजेज दे पा रहे हैं। इस समय पर जब हम इन वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम सबको अवगत है कि हम पिछले कुछ दिनों से केसेस में कमी नोट कर रहे हैं, एक्टिव केसेस में कमी आ रही है। लेकिन ज़रूरी है कि जब आज हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं, हम इस मंच के द्वारा, हम आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी जो 5-fold स्ट्रैटेजी है फॉर कोविड मैनेजमेंट, इट स्टिल रिमेन सेम। वायरस आज भी हमारे बीच में है, वायरस का खतरा अभी भी उतना ही बना रहेगा अगर हमने रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस को नहीं लिया। तो क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि हमारा टेस्टिंग पर ध्यान बना रहे। हमें कोई भी सिम्टम हो, हम बिना डिले करे अपने आप को टेस्ट कराएं। अर्ली टेस्टिंग विल हेल्प अस इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड लेस कॉम्प्लिकेशन इन मैनेजमेंट ऑफ केस। तो हम आप सबके द्वारा रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोगों की श्रद्धा इस विषय पर बनी रहे। कोई भी सिम्टम्स हो तो बिना कोताही करे हम जल्दी से जल्दी टेस्टिंग कराएं। उसके साथ ही
अगर कोई हमें शक हो, कोई डाउट हो कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हम अपने लोगों दूसरे लोगों से आइसोलेट करें और ट्रैकिंग में गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। आइडेंटिफिकेशन की कौन कौन से हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको हमारे द्वारा बीमारी लगने की शंका हो सकती है, सर्विलेंस में सपोर्ट करें। और मुख्यतः कंटेनमेंट, हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम वायरस को फैलने ना दें, यानी कि वी फोकस ऑन ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। इसी तरह से ज़रूरी है, अगर हमें सिम्टम्स दिखते हैं, अगर हम पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो हम इफेक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल जो कि हमारे लिए नीडेड हो या होम आइसोलेशन हो, हम उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करें। और साथ ही हम हमारे देश में जो वैक्सीन्स बन रही हैं, उन वैक्सीन्स, दे आर ऑल सेफ वैक्सीन्स, दे आर ऑल एफिकेशियस वैक्सीन्स। इससे पहले भी हमने इस मंच पर कहा है कि इवन व्हेन द डिस्कशन अबाउट वेरिएंट इज गोइंग ऑन, साइंस हैज प्रूव्ड इट टू अस कि हमारी वैक्सीन्स आज भी एफिकेशियस हैं, आज भी यूजफुल हैं। तो हमारा वैक्सीन्स पर भी उसी तरह से श्रद्धा बनी रहे और हर आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एज ग्रुप वैक्सीन को जब भी उनके प्रांत में अवेलेबल हो उसको स्वीकार करें और उसको इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम प्रिवेंशन पर ही काम करेंगे तब हम अपने आप को कोविड से हर तरीके से बचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है, दवाई भी कड़ाई भी, यानी कि एक स्थाई पर वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन कोविड से रिलेटेड बिहेवियर में हमारी कोई भी कोताही ना हो। जरूरी है यूज़ ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी एंड इफेक्टिव हैंड हाइजीन, उसका हम दृढ़ रूप से पालन करें। हम यह मानकर रखें कि हमारी कोई भी गलती हमारे को और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। हमने इस विषय में कई बार बात की है। हम गवर्नमेंट की तरफ से आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, हेल्प अस टू हेल्प यू। आप हमारी हेल्प कीजिए इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ताकि हम ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट के इस लड़ाई में सफल हो सकें। धन्यवाद। Dr. Paul, sir. धन्यवाद। पैंडेमिक की सिचुएशन में सुधार है। 40,000 केसेस पर डे से हम नीचे आ गए हैं। डेथ्स भी कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी वर्ड ऑफ कॉशन जो आपको के सामने प्रस्तुत किया गया, एक्सप्रेस किया गया है, उसकी तरफ से हमारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। अभी भी हम देख रहे हैं कि 111 ज़िले हैं जिनमें 100 से ज़्यादा डेली केसेस आ रहे हैं और इनकी लोकेशन आपको एक स्लाइड में दिखाई गई। यू कैन सी इट कि इट इज़ इन आवर पेनिनसुला रीजन, सो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो वहाँ तक पैंडेमिक अब चली गई है और वहाँ पे परसिस्ट कर रही है। सो concerned in the face of an ongoing pandemic of this nature must continue to be on our minds, minds of people, minds of government, and minds of all the stakeholders. Lowering of the guard is not acceptable. And also, as we have emphasized, we are de-escalating restrictions. We are coming back into the streets. And this is a risky period because it gives a chance to the virus to again enhance, multiply, and increase the chains of transmission. Nonetheless, we are happy that economic livelihood issues are moving in the direction of normalcy, which is also a very important goal and overall strategy. But caution, and above all, mask wearing, taking the vaccine, social distancing, these are very critical. No time for parties, no time for mass gatherings, no time for big celebrations. So that must not be forgotten. And when we are in a closed space, keep the space open, ventilated, windows open, etc., etc. On vaccination, yes, you heard that we have marked a particular milestone, exceeding the overall coverage of individuals who have received vaccine.
or the doses administered of the vaccine, I should say, is now higher than USA, and we are now only behind another country, China, perhaps. So that itself gives you confidence that we have the capability to cover a very large population of this nation at a speed which is highly respectable, difficult to achieve on the part of any nation. So that milestone we are happy to share with you. And I'm also delighted to point out to you that for our senior citizens, 60 years and above, the coverage is now 49% with at least one dose, which is reassuring. It should now move further. Nonetheless, because this category of people was prioritized and an early phase was focused on them, ultimately in this vast nation, half of our senior citizens are protected. This is no mean achievement again, looking at the size of our country. And of course, there are states, as we have shown in the past, where this coverage is higher than this, and there are some which is behind. But overall, a reassuring situation that the focused and high prioritized groups are getting covered as well. I'm pleased to inform in this gathering that an application received from Moderna through an Indian subsidiary, Indian partner of theirs, namely Cipla, has been granted new drug permission for restricted use, which is commonly known as emergency use authorization. So new drug permission has been granted to Moderna. This is the first internationally developed vaccine for which now such permission exists today. And as I said, this new drug permission for restricted use, which is the other name for emergency use authorization, is now in operation. And this potentially opens up a clear possibility, clear likelihood of this vaccine being imported into India in near future. There must be other formalities that they have to follow, but a very important licensure has been now given. So now there are 4 vaccines with such licensure: Covaxin, Covishield, Sputnik, and Moderna. So our vaccine basket is now richer by this addition. As we have informed here, our efforts to invite and to have other internationally developed vaccines, specifically Pfizer and J&J, also continue. Those processes are on. And also, we are looking forward to increased production and availability of our own vaccines that are being manufactured already in our country. And we look forward to the vaccination program gaining further momentum from the existing rising momentum, further momentum toward coverage of the larger and larger population in every part of our country in a significant way. We are also happy to note today that the participation of rural population is to the tune of 56%, urban 44%. That should also reassure that the spread of coverage is equity driven as well. We would like to see increased proportion of women coming to the vaccination booths for receiving the vaccine, and this little skew in the vaccination coverage by gender should also get corrected soon. With these words, we are pleased to take questions. Thank you. Yes, please. Okay, 38.
अभी आपने मॉडर्ना के बारे में बताया, कितनी डोसेस, क्या कुछ और कोई जानकारी इसके बारे में आप दे पाएंगे कि, और अगले महीने में जो वैक्सीन है उसके बारे में कुछ जानकारी? Wait for क्या that indemnity होगी, information ये to भी बता emerge. This is only the regulatory clearance that has now been given. Let's wait as to how this opportunity would be used for accessing vaccines into our country. इंडेमनिटी पे सर उसमें कुछ, हाँ जी। इंडेमनिटी के ऊपर That issue is being addressed and being taken up for examination, yes. This is under consideration. That consideration is being examined. Thank you. 15. Sir, is there any update on Pfizer also? We have had discussions with Pfizer, multiple sessions have been held, interaction has been held, going through the agreements that are required for such an arrangement to be operationalized, and our information and exchange of thoughts and inputs are going back and forth. That process is very much on. We had one intensive meeting last week, and we are looking forward to receiving the feedback from there and now. 58. सर मेरा सवाल वैक्सीनेशन को लेकर के है कि कई लोग जानना चाहते हैं। सर उर्मिलेश हूँ डीडी न्यूज़ से। वेलकम। सर वैक्सीनेशन को लेकर के मेरा सवाल है कि कई जो महिलाएं हैं जो स्तनपान करा रही हैं महिलाएं, क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं? और इसी से जुड़ा हुआ सर दूसरा सवाल है कि ये अफवाह चल रही है कि वैक्सीन से मेल और फीमेल दोनों में जो है नपुंसकता हो रही है, इस पे सर आप क्या कहेंगे? दोनों बातों को मैं बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फर्स्टली, क्या ये हमारे वैक्सीन, अब तो 4 हो गए हैं, क्या ये चारों वैक्सीन लैक्टेटिंग विमेन को, स्तनपान कराती हुई महिलाओं को देने चाहिए, देने जा सकते हैं, सेफ हैं? द आंसर इज यस, यस एंड यस। ये सारे वैक्सीन स्तनपान कराती हुई महिलाओं को लेने हैं, ये बिल्कुल सेफ है। और जैसे मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया कि स्तनपान कराइए, वैक्सीन लीजिए, उसके बाद फिर स्तनपान कराइए जैसे भी बच्चे को ज़रूरत है। कोई इस तरह की प्रिकॉशन की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कोर्स में स्तनपान कराती हुई महिलाएं वैक्सीन ले सकती हैं, लेना चाहिए, उनको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में किसी को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। दिस इज साइंटिफिकली वैलिड एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द वैक्सीन दैट हैव बीन लाइसेंस्ड। दूसरा पॉइंट आपने कहा है कि नपुंसकता हो सकती है, ऐसी भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। उसके बारे में मैं बिल्कुल पूरी अथॉरिटी के साथ और अगेन विज्ञान, साइंस, रिसर्च उनके बेस पे कह सकता हूँ पूरी अथॉरिटी के साथ कि ये ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे किसी भी वैक्सीन के साथ एसोसिएट नहीं है। ये साइड इफ़ेक्ट, ये इस तरह की सिचुएशन पैदा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसको बिल्कुल ये लीजिए कि ये भ्रम फैलाने की बात है, अफवाह फैलाने की बात है, डाउट पैदा करने की बात है, इसलिए इन बातों पे प्लीज़ विश्वास नहीं करिएगा। इन सब चीज़ों का फैसला जब हम एनिमल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से देखकर, पूरी तरह से असेस करके ही वैक्सीन्स को ऑथराइजेशन मिलती है। सो देयर इज़ नो चांस and no association with any infertility, male or female, in relation to any of the licensed vaccines, including Covaxin, Covishield, Sputnik vaccine, as also Moderna vaccine. 116. सर ब्रह्म प्रकाश जी न्यूज़ से। सर मेरा सवाल ये है कि कुछ राज्यों से लगातार कल से ये खबरें आ रही हैं कि वो वैक्सीनेशन साइट कई बंद कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, जबकि आप लोग कह रहे थे कि जो जून के अंत और जुलाई से ज़्यादा उपलब्धता होगी। साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि कई राज्यों में एक आधार नंबर पर 15-15, 20-20 डोजेज लगा दिए गए, तो इसको लेकर क्या जानकारी है? और दूसरा सर मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी जैसे संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा हाई है, आज भी 927-900 से ज़्यादा डेथ हुई हैं और लगातार 1000 से ऊपर बनी रही हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या राज्य बैकलॉग
डेटा निकाल रहे हैं या फिर अभी इतनी ज़्यादा डेथ हो रही हैं? थैंक यू। मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले सवाल का जवाब लव अग्रवाल देंगे। केसेस कम हो रहे हैं, ये ठीक है। डेथ्स जब होती हैं, आज ये केस है, ये दाखिल होगा, केस आज डिटेक्ट हो गया, RT-PCR की रिपोर्ट आ गई, अब ये इसको सिम्टम्स होंगे, बीमारी होगी, दाखिल होगा, तो ये कुछ दिन लग जाते हैं, 10-12 दिन के बाद डेथ होती है पॉजिटिव होने के बाद में। तो थोड़ा लैग पीरियड होता है, मान लीजिए 10 दिन का लैग पीरियड होता है, 12-14 दिन का लैग पीरियड होता है। तो डेथ्स में बढ़ोतरी भी, वेव की न्यू केसेस ऐसे बढ़ते हैं, ये पीछे होती है, थोड़ा सा पीछे चलती है 10-12 दिन। इसी प्रकार जब ये नीचे आ रहे हैं केसेस हमारे, तो न्यू केसेस आगे आगे, डेथ उसके पीछे 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 कम होके आ रही है। एक तो ये आपको मन में रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि केसेस कम होने के बाद जो केसेस रह जाते हैं अस्पतालों में, वो वही होते हैं जो सीरियस होते हैं। तो सीरियस में कोशिश की जाती है कि जान बच जाए, उनका लंबा स्टे होता रहता है, तो फिर वो उस तरह का भी बैकलॉग जो है वो रह जाता है। अब आप देखोगे कि अस्पतालों में कोविड का नॉर्मल वार्ड खाली हो गए हैं, लेकिन ICU जो हैं अभी भी वहाँ पे केसेस हैं। तो ये इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि डेथ का जो लैग है वो थोड़ा है, इसकी वजह से वो थोड़ा से पीछे पीछे चल के वो डिक्लाइन होगा। सेकेंडली, हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी स्टेज पे जो डेथ रेट्स थे वो थोड़े से हाई हुए थे कंपेयर टू फर्स्ट वेव, तो उसको भी सेटल होते थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हैव नो डाउट that the deaths are declining, deaths are clearly on a downswing, and it is only a matter of time. It is essentially the lag because of which these are there. But as I said, some of the serious cases who had prolonged NICU stay from the earlier peak stage and more intense phase are also adding up to this situation. आपने कोवैक्सीन या कुछ ऐसा एक विषय रेज किया है कि कई जगह पर सेंटर बंद हो जाते हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए उसको समझने की ज़रूरत कैसे है। होल को जो वैक्सीन प्रोग्राम है, इट इज़ ऑल्सो ए वेरी क्लियरली लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इशू। तो जैसे इस मंच पर इससे पहले भी हमने बताया है कि जितनी भी वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट्स को, और थ्रू स्टेट्स हम डिस्ट्रिक्ट को ये बताते हैं कि आने वाले 15 दिनों में या आने वाले 1 महीने में आपको क्या क्या वैक्सीन की कितनी उपलब्धता होगी। उसके बेसिस पर उन स्टेट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को हम कहते हैं कि बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन आप अपने सेंटर्स को प्लान कीजिए। उस समय पर ऐसी कुछ सिचुएशन भी आ सकती हैं कि बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वैक्सीन अवेलेबल इन ए पर्टिकुलर सेंटर, जो अगर उस दिन अवेलेबल है तो नेक्स्ट खेप के आने में अगर थोड़ा समय लगेगा तो वह वैक्सीन सेंटर हो सकता है कुछ समय के लिए वो पर्टिकुलर वैक्सीन की डिलीवरी या उस वैक्सीन की डोजेज ना लगाए। दिस इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस। यहाँ हमें समझने की जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देश में जो एफर्ट्स किए गए हैं, जब करीब अगर आप देखें कि शुरू में अगर हम जो देखें कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी पर्टिकुलर से लेट अस से कोवैक्सीन, सर वुड ऐड मोर, बट कोवैक्सीन की इनिशियली अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 लाख 60 लाख पर मंथ थी, पूरे एफर्ट्स करके हर तरीके से सबको इन्वॉल्व कर हम उस सिचुएशन में आए कि कहाँ 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 5-6-7 करोड़, और अब हो सकता है कि आने वाले महीनों में वह उपलब्धता बढ़ने के कारण हमारी अवेलेबिलिटी फील्ड पर बढ़ेगी। दिस इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज द नीड्स ऑफ द कंट्री। तो यह अगर कुछ केसेस में है तो स्टेट के साथ इसके बारे में डिस्कशन करके प्रॉपर हम उसके बेसिस पर इनको प्लानिंग करने के बारे में बताते हैं। दूसरा विषय आपने जो कहा कि कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे आए हैं, जैसे पिछली बार भी इस विषय में एक चर्चा हुई थी कि कहीं पर किसी लोकेशन पर अगर कोई फ्रॉड होता है या कोई गलत वैक्सीन दी जाती है, या पर्टिकुलर केसेस पर जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि एक आधार नंबर पर 2 वैक्सीन दी गई हैं। तो यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये हमें समझना चाहिए कलेक्टिवली कि आज यह लेवल की मॉनिटरिंग, जब देश में 33 करोड़ डोजेस देने की हम बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर कोई इंडिविजुअल फेलियर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न होती है, तो बिकॉज इस देश ने एक इन हाउस बनाया हुआ एक IT प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, जिसके कारण आप और हम सब कलेक्टिवली अगर 10, 20, 50, 100, 200 केस कहीं पर भी अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको हम पकड़ सकते हैं। आपने खुद ही देखा होगा कि
एसएमएस जाता है, एसएमएस बताता है कि आपको वैक्सीन मिली या नहीं मिली। आपने किसी ने आपका गलत नंबर एसएमएस दिया, तुरंत आप उसको रेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे वैक्सीन नहीं मिली। तो आज हमने इस देश में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शुरुआत के समय से आदेश थे कि यह इंश्योर करो कि वैक्सीन जब दी जाए फील्ड पर हर तरीके से एडवर्स इवेंट की मॉनिटरिंग हो और हर तरीके से सेकेंड डोज भी उसको मिले समय पर, उसकी मॉनिटरिंग की एक प्रणाली हो और उसके लिए आईटी टूल को यूज किया जाए, जिसके तहत ही कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आज जो आपके द्वारा ये इशू बताए गए हैं, फील्ड में इशू आ रहे हैं, जो ये इंडिविजुअल एब्रेशन है, यह हम आईटी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के कारण पकड़ पा रहे हैं, जिसके कारण अगर कहीं भी कोई छोटी गलती होती है उसको पकड़कर उसको सही करने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे वह हम स्टेट से डिस्कस करके उनसे एक्शन लेने के लिए कहते हैं। 19. हेलो सर, मेरा सवाल यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी कम जानकारियां सामने आ रही हैं और खास करके पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही आप लोगों ने केसेस का जिक्र किया, उसके बाद कई राज्यों से कहा गया कि उन राज्यों में अब केसेस तो नहीं हैं। तो क्या हम जानकारी आप दे सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में कितने डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस हैं, एक्टिव कितने केसेस हैं और इसकी वजह से कितनी मौतें हुई हैं और क्या तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो? सर विल एक्सप्लेन इन डिटेल। लेट मी जस्ट हाईलाइट टू यू, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डिटेल में आपको बताया था हमारे जो कोविड-19 मैनेजमेंट के दो मुख्य कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है साइंस के द्वारा यह समझना कि कोविड-19 मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और जब साइंस हमें यह आइडिया, यह अप्रोच बताती है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके बाद पब्लिक हेल्थ की तरफ से हम फील्ड पर क्या कार्य करें। उसी के तहत अगर आप देखें कि इंसाकॉग के द्वारा डेल्टा और डेल्टा प्लस को आइडेंटिफाई कर ट्रैक किया जाता है। ट्रैक करने के बाद उसमें कैसे अगर कोई वेरिएंट आता है तो उससे हमारे पब्लिक हेल्थ एक्शन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड में उसमें कोई फर्क पड़ता है, उस पर कोई बदलाव लाने की जरूरत होती है, उस पर चर्चा कर उसके तहत एक्शन लिया जाता है। पिछली बार हमने आपको बताया था करीब 48 केसेस हैं जो डेल्टा प्लस के देश में पाए गए हैं। अभी तक की अवेलेबल इंफॉर्मेशन यह 50 केसेस की है और बीच में टेस्टिंग जितने सैंपल कम्युनिटी से आते हैं, जैसे कि पिछली बार आपको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, सैंपल्स कंटिन्यूड बेसिस पर टेस्ट होते रहते हैं, उसके बेसिस पर रिजल्ट जैसे आएगा हम बताते हैं। इस विषय में जो समझने वाला हमारे लिए जरूरी है कि अगर हमें किसी भी स्टेट में डेल्टा या डेल्टा प्लस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम स्टेट के साथ डिस्कस करते हैं, उनकी नॉलेज में लाते हैं, उनको बताते हैं कि अगर कोई वेरिएंट आया है तो आप और कंसर्न रहें। अगर कोई वेरिएंट ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाता है, यानी कि उसके इन्फेक्शन की स्पीड बढ़ती है, तो आपको और टू दैट एक्सटेंट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो या कंटेनमेंट एक्शन हो, उतने ही स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो यह हमारा जो रेगुलर एक अप्रोच है जिसके तहत हम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर काम करते हैं, उसके भाग के रूप में हम स्टेट को कंटिन्यूड बेसिस पर इन्फॉर्म करते हैं। अगर फाइनल अपडेट है मेरे पास कल का, 51 आइसोलेट्स हैं और ये 12 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू, कर्नाटका एंड हरियाणा। अलग अलग नंबर्स हैं। ये कल तक का अपडेट है। इसके ऊपर जो हमारी सर्वेलेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से जागरूक है और जहाँ जहाँ ये पाए गए जिस व्यक्ति में, उनको जो बिल्कुल प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको और उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, उनको आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना केसेस को इन पर्टिकुलर, बिकॉज ये जो व्यक्ति जिनमें शुरू में निकला है वो तो अब हो चुके होंगे, ठीक हो गए होंगे, और जो केसेस हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है, कंटेनमेंट के मेजर्स करे गए हैं और इसके ऊपर एक बिल्कुल क्लोज वॉच रखी जा रही है। जैसे कि कम्युनिकेट किया गया है, अभी तक इसमें हमारे पास साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये किसी को डेल्टा के ऊपर ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ाता है या कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ बढ़ाता है या कि हमारे वैक्सीन को काम करता है। ऐसा कोई अभी तक साइंटिफिक एविडेंस हमने नहीं पाया है। ये काम देखा जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को कल्चर कर लिया गया है और हमारे नेशनल लेबोरेटरीज ने, और इसके ऊपर इन चीज़ों के जवाब देने के लिए जो आगे कार्रवाई करनी है, साइंटिफिक कार्रवाई, वो करी जा रही है। Number 16.
Runjhun Sharma from CNN News 18. In the last briefing, we were told that pregnant women can get vaccinations. Is there an update on that? Any guidelines, advisories? Since when can we expect pregnant women to start taking vaccinations? So madam, let me update you. As my colleague had mentioned that for pregnant women, it is found to be safe. That was the ENTAGI recommendation. It has come to ministry. This is being examined. We are expecting this to be further examined with ministry, with the required other stakeholders, and based on that, required orders will be issued soon. 50? Okay. Sir, if you could give more clarity on Moderna, what really is this a commercial deal, or is it a donation? Is it a goodwill gesture by the US, the import license that has been given to Cipla? Or is it like a commercial deal that has been struck between Moderna and India? And how many doses? What is the estimated time period by when it will reach? Today it's important for us to say that a regulatory step has been taken, clarified, cleared, and this opens pathways for import in technically any of the modalities that you are referring to. Let's wait and see how this opportunity is to be used and will be used for importing vaccines into our country. Thank you. No, there will be no need for bridging study. That has been already clarified. This modification in our regulation happened several weeks ago. So no, उनको कोई ब्रिजिंग ट्रायल नहीं करना होगा. पहले इस 100 डोजेज को जिनको मिलेगी उनको वॉच करेंगे. बिल्कुल क्लियर पाथ हो गया है इस वैक्सीन को देश में आने के लिए. उसका जो रख रखाव है उसमें जो मेन पॉइंट है ये -1 मिनट, लेट मी बी एक्यूरेट. इसका 7 मंथ्स तक जो स्टोरेज है वो -25 से -15 तक होता है. तो आप ये 20 डिग्रीज ले लीजिए. सो मीडियम टर्म स्टोरेज इज एट -20, द रेंज बीइंग -25 to -15. अगर एक अनओपन वैक्सीन की वायल है उसको 2 से 8 डिग्री तक, मतलब नॉर्मल कोल्ड चेन में अगर रखें तो ये हम 30 दिन तक ऐसे रख सकते हैं. ओके, सो 7 मंथ स्टोरेज लॉन्ग टर्म -20 एंड नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज जो है ये इसकी नॉर्म है. इसकी 2 डोजेज हैं और इन 2 डोजेस को 4 वीक्स अपार्ट दिया जाता है, 28 डेज अपार्ट दिया जाता है. थैंक यू. हाँ जी, इन अ वे बिकॉज हम स्पुतनिक को साझा वैक्सीन मानते हैं, इसलिए उसको क्योंकि यहाँ अच्छा ट्रायल हुआ, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का बेस बन गया है और उन्होंने बनाना भी शुरू कर दिया है, तो उसको हम और वो जो उसकी जो डेवलपमेंट हुई है इस तरह से पूरे प्रोसेस को लेके हुई है. बट यू आर राइट, अगर स्पुतनिक को हम इंटरनेशनल मानते हैं तो हम उस तरह से भी इसको कह सकते हैं, नो बिग डील. बट बिकॉज स्पुतनिक हैज़ बीन ऑलरेडी अ स्पेशल way it has been developed here. Moderna is coming as a ready to inject in form because there is no manufacturing base as of now, but we also hope in going into future Moderna should produce this vaccine on Indian soil and also make this into therefore a make in India vaccine. That is our hope. Sir, states like Tamil Nadu and Odisha have written to the center saying that in their states, the private vaccination centers are only vaccinating about 4 to 5% of the population. They've written to the Union Health Minister saying that the ratio should be changed to about 90 to 10, so that center should be procuring at least 90 or 95% of the vaccines, and only 5 or 10% should be allowed for the private vaccination centers. So is that going to lead to a policy change from the center's end on the private versus government allocation ratio? मैम, अभी जो नई पॉलिसी है वह 21 तारीख से ही शुरू हुई है
और इस पॉलिसी के फ्रेमवर्क में आप खुद ही देख रहे हैं, जैसे हमने आपको डेटा के रूप में भी दिखाया है, कि कैसे देश में वैक्सीन की जो डिलीवरी है उसमें क्वांटम जंप हम नोट कर रहे हैं। 57 लाख एवरेज डोजेस पर डे हम 21 तारीख से दे रहे हैं। तो जैसे भी किसी भी स्टेट से, जो 2 स्टेट आपने मेंशन की हैं, इसके अलावा भी कई स्टेट से हमें सलाह और सुझाव आते रहते हैं, उनको एग्जामिन करके एज एंड व्हेन अगर हमें कोई भी नीड लगेगी तो स्टेट के साथ डिस्कशन करके उसके बारे में कोई भी निर्णय लिया जाएगा। जब भी वह निर्णय लिया जाएगा हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी की वस्तु परिस्थिति को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि देश में, जैसे कि हमने आपको दिखाया है, अब उस तादाद में हम वैक्सीन करने पाने में सक्षम हो पा रहे हैं कि जैसे कि कई देशों की पॉपुलेशन से भी अधिक हम डेली उस प्रकार से वैक्सीनेशन कर पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि यह स्पीड कंटिन्यू रहे और इस पर हमारा फोकस बना रहे। Thank you, friends. We close the press conference now.